तो लेट्स बिगिन दी वार्नर्स थ्योरी। एंड इसमें हम समझेंगे कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इजाद कैसे हुआ था। उस चीज़ को समझना तो हमने सब कुछ अभी तक समझ लिया है, काफ़ी चीज़ें समझ लिए, पर उस चीज़ को कैसे समझा गया था, उस चीज़ की जो एक्चुअल जो इंट्यूशन होती है, जो वार्नर्स ने फील करी थी, तो वो फील हम करने वाले हैं। एंड उसी से तुम्हें पता चलेगा कि ओके, अगर ऐसा होता है तो इस कारण से हमें दिखता है कि ओके ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म हो गया। लाइक एक सॉल्यूशन है, उसमें हम कुछ डालते हैं तो किस तरीके से हमें पता चलता है कि ओके ये हो रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म, और अगर नहीं हो रहा तो कैसे पता चलता है कि नहीं हो रहा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा। तो देखते हैं कि अल्फ्रेड वार्नर ने इन सब चीज़ों को कैसे डिटरमाइन करा था। हमने फर्स्ट लेक्चर में अल्फ्रेड वार्नर के बारे में काफ़ी बातें करी थी, एंड अभी तुम्हें समझ आएगा कि वो एक्चुअल जो इंट्यूशन होता है जिससे हम फील कर सकते हैं कि ओके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है और ये नहीं। तो अभी इस वाले वार्नर्स थ्योरी को पढ़ने के बाद तुम आगे कुछ पढ़ोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें समझ आएंगी। बेसिकली इसका मतलब यही है, ये हमें कुछ ऐसा कुछ बड़ा नहीं सिखाने वाला है, बट हाँ जो चीज़ सिखाएगा वो अमूल्य होने वाली है। एंड मोस्ट फैंटेस्टिक बात यह है कि अल्फ्रेड वार्नर ने इन सब चीज़ों को तब डिस्कवर करा था जब हमने ये तक नहीं ढूंढा था कि इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज़ भी होती है। यानी कि उसके डिस्कशंस चल रहे थे, बट हाँ नियरली उसी टाइम के पास ही उन्होंने ढूंढ लिया था कि ओके तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे होते हैं, और उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी काफ़ी सारी डिटरमाइन कर दी थी। तो लेट्स सी, ही टुक कोबाल्ट क्लोराइड NH3 डाला डिफरेंट रेशो में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1, इसको रेशो कहते हैं अगर आपको भूल गया हो तो। हाँ ठीक है, 1:4, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड एंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 यानी कि अमोनिया। ओके, तो इन्होंने क्या करा कि इनको अलग अलग तरीके से मिक्स करके देखा। मिक्स कैसे करा कि एक बारी कोबाल्ट क्लोराइड रख दिया, उसमें उसने पहले एक अमोनिया मिक्स करा, फिर 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल मिक्स करे, फिर 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल मिक्स करे। ऐसे ऐसे करके उन्होंने कुछ ना कुछ डिटरमाइन करने की कोशिश करी कि हमें समझ तो आए कि ये चीज़ें हैं क्या। तो अगर कोई इसको पहली बार समझ रहा है तो उसको मे भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसने कभी, अगर किसी ने रिएक्शंस वगैरह पहले नहीं देखी तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कोबाल्ट क्लोराइड सिंगल, ये रहा कोबाल्ट क्लोराइड। इसमें उन्होंने क्या कहा कि फॉर एग्जांपल उन्होंने चार मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 डाल के देखे, 4 NH3। ठीक है, तो इन्होंने कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करा होगा। ओके, किसी टाइप का रिजल्ट करा है, हम देखते हैं उसको भी आगे। बट हाँ आपको समझ रहा होगा कि ओके तो इस तरीके से हम रिएक्शंस कराते हैं, तो ऐसे होती है रिएक्शंस, और ये जो एरो होता है ये डिटरमाइन करता है कि ओके सो अगर ये कंपाउंड मिक्स हो रहे हैं तो ये चीज़ बन रही है। और अगर मैं इसके ऊपर कुछ लिख दूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ +1 इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि ये रिएक्शन हो रही है, इसके साथ मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन भी दिया है। ओके, और भी बहुत तरीके से आपको दिख सकती है ये सब चीज़ों को। तो एक और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें फेमस हैं, बट हाँ धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे। फॉर एग्जांपल कोई और रिएक्शन हो रही है, दिस कंपाउंड प्लस दिस कंपाउंड, और ये कुछ बना रहा है फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे इस एरो के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, वो कंडीशन जिसमें वो हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो भी चीज़ें हो रही है ये ओपन वेसल्स में हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ओपन वेसल। ओपन वेसल, ओपन वेसल क्या होता है कि अगर तुम किसी कंपाउंड को बंद करके, एक वेसल के अंदर बंद करके उनकी रिएक्शन कराओगे, तो उसके अंदर तो वही एटमॉस्फेयर बना रहेगा ना जो वेसल के अंदर है। वेयर एज अगर वेसल ऊपर से खुला है, वेसल अगर ऊपर से खुला है तो क्या होगा कि ऑक्सीजन भी तो आएगी, ऑक्सीजन भी तो आएगी, तो ऑक्सीजन भी उस चीज के साथ रिएक्शन करेगी कुछ ना कुछ। तो ओपन वेसल और क्लोज्ड वेसल्स तुम्हें देख सकते हैं कई बारी। और क्या क्या दिख सकता है कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ का मिक्सचर हो रहा है और यहाँ पे हम कह देते हैं कि सनलाइट लिख दिया जाता है, सनलाइट, सनलाइट। तो सनलाइट का क्या मतलब है कि इस चीज़ को हमने पूरा सनलाइट में करा है, तो सूर्य यानी कि सन के फोटोन्स आके उस पर कुछ स्ट्राइक कर रहे हैं और उस हिसाब से कुछ रिएक्शन हो रही है, जिससे हम कहते हैं कि हमने इसको कोई एक चीज़ है, इसको हमने सूरज में रखा और ये उड़ गई, ये इवेपोरेट हो गई। तो वो कैसे होता है, वो सब चीज़ें भी रिएक्शंस में ही आती हैं। बट हाँ
आपको समझ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसकी इंट्यूशन देने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि आगे आगे हम जब पढ़ेंगे जनरल इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, जो कि एडवांस का पार्ट है, मेंस का पार्ट रह नहीं गया वो भी, वो तो उस चीज़ को समझने के लिए इस चीज़ का आना बहुत ज़रूरी है। इस कारण से मैं ये चीज़ें तुम्हें समझा रहा हूँ। ओके, तो वैसे तो ये कुछ खास भी चीज़ नहीं है, हाँ आपको समझ आना चाहिए बेसिकली। तो उसने इन सैंपल्स में, ओके, तो ये सभी सैंपल्स हैं। आपको सैंपल्स का मतलब तो पता होगा कि मैंने क्या करा है, मैंने जस्ट एक ही चीज़ करी कि एक मैंने कोई चीज़ उठाई, उसके अंदर मैंने पहले पहले एक उसमें क्या कैसे बता दें, फॉर एग्जांपल मैंने उसमें एक ऑक्सीजन प्लस करी, फिर मैंने वही चीज़ उठाई पर मैंने अब उसमें ना 2 ऑक्सीजन प्लस कर दी, फिर मैंने वही चीज़ उठाई और अब मैंने उसमें ना 3 ऑक्सीजन प्लस कर दी। तो ये सब चीज़ें अलग अलग तरीके की चीज़ें प्रोड्यूस करेंगी। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट हाँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में दिक्कत होती है, तो आई थॉट कि इस चीज़ को यहाँ पे विजुअलाइज कराना चाहिए तुम्हें थोड़ा थोड़ा, ताकि आगे ना दिक्कत आए, क्योंकि जनरल इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें तुम्हें दिखेंगी। ये तो उसका लाइक स्मॉलर वर्जन है, दैट्स ऑल। आगे देखते हैं। उसने इन सभी सैंपल्स में AgNO3 डाला एक्सेस अमाउंट में। ओके, तो AgNO3 क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, लेट्स सी दैट। एंड तुम्हारे माइंड में आ सकता है सवाल कि AgNO3 क्यों डाला, कुछ और डाल देते। तो लाइक इसका सिंपल सा आंसर है कि उनको काफ़ी चीज़ें पता थी, अल्फ्रेड वार्नर को काफ़ी चीज़ें पता थी, वो बहुत ज्ञानी बंदे थे, तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता थी जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता थी। इस कारण से उन्हें लगा होगा किसी हिसाब से कि AgNO3 काफ़ी सूटेबल है इस रिएक्शंस को कराने के लिए, एंड AgNO3 रिजल्ट्स भी ला के दे रहा था, इसी कारण से तो हम उसको पढ़ रहे हैं अभी। तो क्या होता है, AgNO3 हम इन सॉल्यूशंस में डालते हैं एक्सेस में यानी कि बहुत सारा। फॉर एग्जांपल वी हैव अ वेसल, ठीक है, ये कुछ किसी टाइप का सॉल्यूशन है जिसमें हमने COCl3 रख रखा है एंड 4NH3। बेसिकली मैं आपको ये वाली बना के दिखा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया ये 1:4 की रेशो में पड़े हैं इसमें। ओके, जब मैंने इसमें AgNO3 डाला, ओके, AgNO3 इसमें डाला मैंने, तो क्या हो सकता है, देखो ना, AgNO3 और क्लोरीन आपको क्लोरीन तो आपको पता है नेगेटिव होता है, 3Cl है, तो मैं यहाँ पे 3Cl लिखना चाहूंगा। ओके, तो AgNO3 क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है। अभी यहाँ पे 2 कंडीशंस हो सकती हैं, अगर तो AgNO3 रिएक्ट कर जाता है और अगर तो AgNO3 रिएक्ट नहीं करता है। अगर ये इसके साथ रिएक्ट करता है, अगर ये इसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये लोग मिलके बनाते हैं AgCl, और ये NO3 को फेंक देता है। ओके, कहीं और नहीं फेंक देता, इसी में ही होता है NO3 भी। तो अभी हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ये सब चीज़ें हो रही होंगी, या फिर कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि कोई चीज़ कंपाउंड है या नहीं है। ओके, व्हेन AgNO3 was added, 2 things could happen। ओके, 2 चीज़ें हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, तुम मुझे पहले बता दो, कोई चीज़ किसी के साथ कभी रिएक्ट करेगी। देखो, ये मेटल है, इसके साथ कुछ फॉर एग्जांपल NO2 लग रखा है, ये कुछ लग रखा है, और अगर इसके बाहर तुमने कुछ रखा, इसके इस बाहर वाली चीज का इस अंदर वाले पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो एक ऐसी दीवार है जिससे पार ही जा ही नहीं सकता, और ये Cl बाहर बैठा है, ऐसे समझ लो आप, ये Cl बाहर बैठा है, ये Cl बाहर बैठा, इनका इस चीज के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, अगर चीज कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है तो उसके ऊपर इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, हालांकि थोड़ा बहुत कह सकते हैं, बट इतना नहीं कि ये इसको रिप्लेस वगैरह करते। आई होप सो आपको समझा होगा ये चीज। तो ओके, इफ AgNO3 रिएक्ट्स, पहले हम समझते कि रिएक्ट्स का किस मतलब में हमें कहा जा रहा है कि रिएक्शंस तो बहुत तरह की हो सकती है। रिएक्ट का मतलब कि वो उसके साथ बॉन्डिंग कर ले। बेसिकली ये चीज़ है हमारी कि अगर AgNO3, अगर वो कह रहा है AgNO3 बॉन्डिंग कर ले रहा है AgCl के रूप में, यानी कि AgNO3 गया सॉल्यूशन में, AgNO3, ओके, AgNO3, और यहाँ पे Cl भी तो बैठा था। कितने Cl तो 3 बैठे थे। हाँ, कहाँ से आपने Cl3 उठाए, आप यहाँ देख लो। कोबाल्ट क्लोराइड कितने में होता है, कोबाल्ट क्लोराइड COCl3, तो यहाँ पे Cl3 है ना, तो एक Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस होता है। तो मैं लिख देता हूँ ना कि Cl माइनस एंड Cl माइनस,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो यहाँ पे क्या करता है, एजी जो है ये सीएल के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, ये सीएल के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। वही केमिकल बॉन्डिंग वाली चीज़ें बहुत सारी इसमें हो सकती हैं कि बॉन्डिंग क्यों कर लेता है, हमें वो नहीं जानना, हमें पता करना है कि ओके इसने बॉन्डिंग कर ली। तो बॉन्डिंग पहली बात है इसने कैसे कर ली, इसने बॉन्डिंग तो करी है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि COCl NH3 लिख रखा है, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। हम मान रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है या नहीं वो बाद की बात है। हाँ, सो अगर AgNO3 कुछ ना कुछ रिएक्ट करता है Cl के साथ, आप अगर देखो रिएक्ट करता है ओके, और ये कुछ बना भी लेता है, AgCl का कुछ बना लेता है। पहली बात, ये रिएक्ट कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, आप कहते हो केमिकल बॉन्डिंग से कुछ ना कुछ बॉन्ड बन जा रहा है इनके बीच में और हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ क्यों कर रहा है, ये तो हमें लाइक इसने तो पहले ये लिख रखा था ना, कोबाल्ट क्लोराइड। और कोबाल्ट क्या है, एक मेटल है, क्लोराइड क्या है, एक लाइगेंड है, और ये तो फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ ना। अगर ये इसके साथ है और बाहर से कोई AgNO3 आ रहा है तो ये कैसे हो जाएगी इनकी बॉन्डिंग। मतलब कि अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें तुम्हें दिख रहा है कि ओके AgNO3 ने लाइक बॉन्डिंग करके AgCl बना दिया है, तो मतलब Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही नहीं है, समझे। Cl जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। आई होप सो आपको समझ रहा होगा ये चीज को, कि यहाँ पे तो चल ठीक है कोई एक्स मेटल एक्स लाइगेंड देख सकते हैं, पर Cl नहीं है उसके पास, Cl कहीं बाहर बैठा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसने बॉन्डिंग कहीं भी ना कर रखी हो, ये जस्ट ऐसे खाली पड़ा हो और Cl बाहर हो, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ से कहीं ये किसी वेसल में पड़े और यहाँ से कहीं AgNO3 आता है और कहता है अच्छा तू बाहर पड़ा है, चल चल बॉन्डिंग करते ये AgCl बना देते हैं, ऐसा होता है। ओके, तो थोड़ा और इसकी इंट्यूएशन बिल्ड करते हैं। हाँ, नाउ उसने स्टेटमेंट क्या दे रखा है, इफ AgNO3 रिएक्ट्स विद फ्री Cl आयंस, ओके, इफ AgNO3 रिएक्ट्स विद फ्री Cl आयंस, तो अभी आपको समझ आ रहा होगा कि अगर तो वो AgNO3 Cl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो पहली बात आती है क्यों, कैसे कर रहा है, कैसे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो मेटल के साथ Cl बैठा है मेटल के साथ, तो फिर नहीं हो सकता। तो चाहे कितना भी AgNO3 बाहर आके बैठा रहे, ये कभी भी इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है जहाँ पे बहुत ज्यादा मेटल का लाइक राज चलता है। वेयर एज AgNO3 यहाँ कहीं बाहर बैठा है, बाहर, ठीक है। और अगर इसको कोई बाहर इसके जैसा मिल जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको कोई Cl मिल जाए, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा और NO को छोड़ देगा। आई होप सो आपको ये समझ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ क्लोराइड वर नॉट कोऑर्डिनेटेड टू मेटल बट वर फ्री इन सॉल्यूशन। लो जी, ये वही चीज कह रहा है कि AgNO3 रिएक्ट्स विद फ्री Cl आयन, वो तब रिएक्ट करेगा जब Cl बाहर बैठा होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, ना कि अंदर। इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, भूल मत जाना, फिर वही ये है कि दिक्कत कर रही हो तुम। हाँ, तो जब Cl बाहर बैठा होगा तो इसका मतलब क्या कि मेटल के पास तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब तो कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उस सॉल्यूशन में। यही मतलब है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है कि एक मेटल होता है, एक लाइगेंड होता है, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बंद होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ मेटल का राज चलता है, इनका नहीं चलता। और अगर कोई बाहर से कोई बंदा आके, लेट्स सपोज कोई ए बंदा आके इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो पक्की बात है कि लाइगेंड तो बॉन्डिंग नहीं कर रहा, मेटल के साथ बॉन्डिंग में नहीं है लाइगेंड, मेटल खाली बैठा है हम कह सकते हैं, और लाइगेंड बाहर है कहीं, और ये किसी ए के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा कर रहा है तो फिर तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इतना तो अल्फ्रेड ने देख लिया था, बट बाद में क्या उन्होंने देखा कि कुछ और सॉल्यूशन था, लाइक सॉल्यूशन की मात्रा बढ़ाई घटाई गई, और देखा गया कि इफ AgNO3 डजंट रिएक्ट, अब बात आती है डजंट रिएक्ट का मतलब क्या समझ रहे हो कि मेटल के पास वो लाइगेंड बैठा और AgNO3 बाहर बैठा, तो वो रिएक्ट करेगा ही कैसे करेगा रिएक्ट, वो इसकी शेल को तोड़ ही नहीं पाएगा, इसके शेल को तोड़ के अंदर ही नहीं जा पाएगा, तो वो रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो इस कारण से हम कहते हैं कि AgNO3 रिएक्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इन दोनों, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ये दोनों ही स्टडी करें, अल्फ्रेड वार्नर ने बहुत सारे कंपाउंड स्टडी करे हैं, एंड उनके बाद ये कुछ उन्होंने हमें ये चीज़ प्रोवाइड करी कि ओके इस तरीके से होती हैं ये चीज़ें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज लाइक प्योरली कंपैरिजन है,
प्योरली कंपैरिजन और कुछ नहीं है। इनको कंपेयर करके देखा है कि ओके ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, तो हम इसको ऐसा बना देते हैं, ऐसा बता देते हैं कि ओके आप अगर आपको अगर देखना है कि कोई चीज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या है या नहीं, तो आप उसकी अलग अलग तरीके से उसके सॉल्यूशंस बनाओ एंड उसको चेक करो। एक्सपेरिमेंटली चेक होगी हर चीज़ को और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इफ Cl ions were coordinated to metal, then AgNO3 would not produce precipitation। आपको ये वर्ड आएगा आगे नेक्स्ट चैप्टर में, प्रेसिपिटेट। आप इसको ऐसे समझो कि ये रिजल्ट की बात कर रहे हैं। अगर Cl आयंस कोऑर्डिनेट होते मेटल के साथ, तो फिर तो AgNO3 रिजल्ट प्रोड्यूस ही नहीं करना था ना। AgNO3 ने रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करा? AgCl। तो AgCl तभी बनेगा ना जब Cl बाहर होगा, अगर Cl अंदर हुआ तो कोई रिजल्ट नहीं बनने वाला। तो इसी से कंक्लूड हुआ कि ओके तो ये है पूरी एक फील उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो आई होप सो आपको एल्फ्रेड सर ने काफी सारा कुछ समझा दिया होगा। तो इन्होंने आगे इन चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करा एंड समझाया हम सबको कि आगे इनके और भी किस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को मॉडिफाई करा, बेसिकली मॉडिफाई करा इस पूरी चीज़ को। पहले ये बिल्कुल बच्चा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन्होंने उस पर रिसर्च कर करके इसको बहुत आगे ले गए। ठीक है, तो इन्होंने दो चीज़ें डिस्क्राइब करी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। किसी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी भी हो सकती है और सेकेंडरी वैलेंसी भी हो सकती है। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी हमारा मॉडर्न डे ऑक्सीडेशन नंबर है, जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं कि चल तू मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ के दिखा। जैसे FeNO3, ये मैंने तुझे कह दिया कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढ के दिखाओ और इसके ऊपर ओवरऑल +2 का चार्ज है, तो आप ढूंढ लोगे, बहुत आसान है। इसको x मानो, इसको प्लस करो, इक्वल टू +2 मानो, और जो भी इधर उधर करना है प्लस माइनस हो जाएगा और आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा कि मेटल का ये ऑक्सीडेशन नंबर है। तो उसने उन्हीं चीज़ों को प्राइमरी वैलेंसी कह दिया। ठीक है, तो हाँ, और तब के टाइम पे वही है ना, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह डिस्कवर नहीं हुए थे, तो ऑक्सीडेशन नंबर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उन्होंने इस चीज को प्राइमरी वैलेंसी कह दिया, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया FeCO6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको 6 CO अप्रोच कर रहे हैं, इतना आपको पता चल गया होगा अभी तक, इतनी मैच्योरिटी तो आ चुकी है तुम में, तुम समझ पाओगे। ठीक है, इसको 6 CO अप्रोच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी नहीं है, जस्ट नंबर ऑफ लाइगेंड्स अप्रोचिंग द मेटल। नंबर ऑफ लाइगेंड्स अप्रोचिंग भी नहीं, बॉन्डेड विद द मेटल, ये रहे। तो ये इनका टोटल सम कितना है? 6 है। तो इसी कारण से कह दिया गया कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। तो यानी कि 6 बंदे इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ओके, तो काफ़ी आसान चीज़ थी ये, तो हमने काफ़ी टाइम पहले पढ़ रखी है, बट हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर किसी के लिए नया हो सकता है, अगर तुमने पहली बार देखा है इस चीज़ को तो समझ गए होगे आई होप सो। चलो ठीक है, तो अब बात आती है थोड़ी सी ज्योमेट्री की। ठीक है, हमने देखा कि स्क्वायर प्लेनर कुछ ऐसा होता है। मैंने आपको ना स्क्वायर प्लेनर पढ़ा नहीं रखा है, मैंने किसी और को पढ़ाया था, वो यहाँ यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया था, सो सॉरी। तो स्क्वायर प्लेनर क्या होता है? लाइक XY एक्सिस पे होता है, XY एक्सिस पे, लाइक प्लेन तुम्हारी दीवार है ना, दीवार के ऊपर, जस्ट दीवार के ऊपर। वेयर एज आप ऑक्टाहेड्रल को देखो, ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? तो एक तुम्हारा एक लाइक आप ऐसे देखो, ऐसा 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 कुछ ऐसा होता है, यानी कि ये एक तुम्हारी स्क्रीन के पीछे की तरफ, ये तुम्हारी स्क्रीन की बाहर की तरफ, ये तुम्हारे लाइक एक स्क्रीन की कॉर्नर की तरफ, ये पीछे की कॉर्नर की तरफ से जा रहा है, वेयर ये भी वैसे ही जा रहे हैं। तो यानी कि ये सभी एक दूसरे से इक्वल एंगल्स पे होते हैं, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल यानी कि जिसके 6 कंपाउंड जिससे लग सकते हैं।
ओके, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 के लिए उन्होंने क्या कहा कि सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, बेसिकली हम इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी कह सकते हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो क्या होता है, 4 होता है, तो आप जस्ट यही बनाओगे कि 4 लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, 4 लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ पे एक मेटल बैठा है, तो पक्की बात है कि ये स्क्वायर प्लेनर होने वाला है, प्लेनर, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल को कितने लाइगेंड्स लगते हैं, ऑक्टाहेड्रल को लाइगेंड कितने लगते हैं, बस तुम ये चीज याद रखो, 6 लगते हैं। तो एक लाइगेंड, दो लाइगेंड, तीन लाइगेंड, चार लाइगेंड, पांच लाइगेंड एंड 6 लाइगेंड। तो 6 लाइगेंड लगते हैं, तो पक्की बात है वो ऑक्टाहेड्रल ही होने वाला है, क्योंकि शेप ही उसकी हमने वैसे बता दी है कि अगर 6 लाइगेंड लगेंगे तो ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट बात आती है, उन्होंने क्या करा कि हर इनकी शेप्स वगैरह फाइंड करी, शेप्स वगैरह फाइंड करी कि किस किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल में, पहली बात ऑक्टाहेड्रल उन्होंने सीधा नहीं फाइंड कर लिया था, लाइक चेक करा गया कि ओके, तो लाइगेंड किस इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात आती है कि आप ऐसे अप्रोच करा लो, ऐसे अप्रोच करा लो, हेक्सागन है ना, ठीक है। तो पहली पहली शेप आई ये वाली, दूसरी शेप आती है प्रिज्म वाली, प्रिज्म, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर्स, तो ये भी पाए जाती हैं, बट हाँ ठीक है। और ये आती है ऑक्टाहेड्रल, तो हमने इसमें से ऑक्टाहेड्रल को ही चूज क्यों करा, हम देखो ना, ये भी तो 6 ही लाइगेंड्स को अपने लाइक स्फीयर में ले रहा है, ये भी 6 को ही ले रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई, ये शेप तो अलग है पर 6 लाइगेंड्स तो पकड़ रहा है ना ये। वेरएज ये हेक्सागन को देखो, ये भी 6 लाइगेंड्स को देखो, आपको दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 को पकड़ रहा है ना, तो पक्की बात है, ठीक है, ये 6 को पकड़ रहा है, तो हम इसको, इसकी शेप भी तो ले सकते हैं ना, लाइक हम अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम भी तो कर सकते हैं ना कि ये वाली शेप होगी उस कंपाउंड की। और इसको चेक करो, प्रिज्म 1 2 3 4 5 एंड 6, ओ तो फिर हम प्रिज्म भी तो उठा सकते हैं। तो फिर हमने देखा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में क्या है, इसमें भी तो वही चीज हो रही है, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 हो रही है। अब दिक्कत आ गई कि किस किस चीज को हम कहाँ कहाँ पकड़े, लाइक किस किस वाले कंपाउंड को हम माने या किसको ना माने कि शेप ऐसी है या ऐसी नहीं है। तो क्या करा गया कि अल्फ्रेड वार्नर ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे एंड उन्होंने हर चीज को फाइंड करा, लाइक उन्होंने क्या करा, एक मेटल रखा और उसके पास आसपास 6 लाइगेंड्स रखे, उसके आसपास 6 लाइगेंड्स रखे और चेक करा आइसोमेरिज्म से, आइसोमेरिज्म से कि कितने स्ट्रक्चर्स उसके पॉसिबल हैं। आपको याद होगा हमने करा था ये चीज को भी, सिस ट्रांस वगैरह वाले, तो उन्होंने चेक करा कि कितने इसके स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, उन्होंने बहुत सारों पे करा। तो ऑब्जर्वेशंस क्या आई, देखो पहले तो ऑन पेपर डिसाइड करा गया कि ठीक है 3 शेप्स बनती हैं जो 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, 6 के कोऑर्डिनेशन नंबर को अपने तरफ पकड़ सकती है, लाइक अगर 6 लोग अप्रोच कर रहे हैं तो 3 तरह की शेप्स बन सकती, ठीक है, पहले तो ये देखा गया। उसके बाद देखा गया कि ओके 6 तरह की शेप्स तो बन सकती हैं, पर मोस्ट ऑब्जर्व्ड क्या है, मोस्ट ऑब्जर्व्ड से भी पहले उन्होंने ये देखा कि पॉसिबल शेप्स तो ठीक है 3 है, अभी मैं क्या करता हूँ इसके आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ। उन्होंने क्या करा, वही पहले ऑक्टाहेड्रल के स्ट्रक्चर्स बनाए, फिर उसके बाद उन्होंने हेक्सागन के स्ट्रक्चर्स बनाए, जितने पॉसिबल बन सकते थे, समझ रहे हो, जितने पॉसिबल बन सकते थे उन्होंने उन सब स्ट्रक्चर्स को, उन सब स्ट्रक्चर्स से पंगे वगैरह लेके उनको बनाने की कोशिश करी, दैट्स इट। तो ऑन पेपर तो उन्हें यही मिला कि ऑक्टाहेड्रल का एक स्ट्रक्चर बन रहा था जब एम के साथ एक लाइगेंड था, वेयरएज जब एम के साथ एक लाइगेंड अलग था, 5 लाइगेंड एक जैसे थे और एक लाइगेंड अलग था, तब उन्हें ऑक्टाहेड्रल तो एक ही मिला, हेक्सागन भी एक ही मिली शेप, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स वगैरह बना के देखे तो उनको प्रिज्म भी एक ही मिला, वेयरएज यहाँ पे भी एक एक ही मिले, ठीक है। इस टेबल को समझ जाओगे, पढ़ोगे तो समझ जाओगे, ऐसे भी कुछ खास टेबल नहीं है ना कुछ, वही है, समझने के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मेटल है और उसके साथ 4 एक तरह के लैगेंड लग रहे हैं, 2 एक तरह के लैगेंड लग रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक मेटल है जिसके साथ 3 एक तरह के लैगेंड लगे हैं और 3 एक तरह के लैगेंड लगे हैं। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व नहीं, इन्होंने लाइक ऑन पेपर क्या देखा, ऑन पेपर क्या देखा कि ऑक्टाहेड्रल के 2 स्ट्रक्चर्स बन रहे थे जब हम 4 एक जैसे ही लाइगेंड्स ले रहे थे और 2 अलग ले रहे थे, और वैसे ही जब हम 3 एक जैसे लाइगेंड्स ले रहे थे और 3 एक अलग जैसे लाइगेंड ले रहे थे तब भी 2 ही स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। और वही हेक्सागन में भी वही चीज़ रिपीट होती गई, ओके, वही चीज़ प्रिज्म में भी होती गई। देखो आइसोमेरिज्म, इन्होंने आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स वगैरह बना के देखे,
कि कितने कितने तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि ये सब चीजें तो हो गई ऑन पेपर डिसाइड, ये सब चीजें तो हो गई ऑन पेपर डिसाइड, पर अभी क्या दिक्कत है कि ऑन पेपर और रियलिटी में बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है ऑन पेपर और रियलिटी में। तो अब क्या देखा गया है कि ठीक है, हमने थ्योरी वगैरह तो थ्योरेटिकली तो इनको ऑन पेपर बना दिया है। अभी हम क्या करते हैं, इनको ना चेक करते हैं, इनको चेक करें एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं कि कैसे होता है। वो कैसे होता है एक्सपेरिमेंटली चेक, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ हमें समझना है कि हमने ऑक्टाहेड्रल शेप को ही क्यों अपनाया, हमने हेक्सागन को क्यों नहीं अपनाया, हमने प्रिज्म को क्यों नहीं अपनाया, ये चीज़ हमें समझनी है। तो उन्हें ऑब्जर्व करा तो उन्हें पता चला कि ओके इसका एक ही आ रहा है स्ट्रक्चर, और लाइक ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किए हुए स्ट्रक्चर्स हैं, वेयर इसका भी ये क्या आ रहा था, इसके दो आ रहे थे एंड इसके भी दो आ रहे थे। तो अब क्या देखा गया, ओके इतना तो हो रहा है, और फिर देखा गया कि किससे मैच कर रही है, ऑब्जर्व्ड वाला देखो ये 1 से मैच कर रहा है, ये भी इससे मैच कर रहा है, ओ भाई ये भी इससे मैच कर रहा है, अरे 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 ये भी इससे मैच कर रहा है, कोई और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मैच कर रही होगी, देखो ये बहुत ज़्यादा मिसमैच है। तो इसीलिए उठा लिया गया कि ऑक्टाहेड्रल शेप सबसे ज़्यादा लाइक आसान है, पहली बात ये ड्रॉ करने में आसान है, दूसरी बात इसको लाइक शो करना लाइक उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना प्रिज्म और हेक्सागन को है। ठीक है, तो हेक्सागन आप लाइक शो कर सकते हो कि कैसा होगा हेक्सागन, जरूरी थोड़ी ना ऐसा ही होगा, एक प्लेनर थोड़ी ना होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उसको शो करने में। फिर एज आप ऑक्टाहेड्रल को शो करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये ऐसे लाइन जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो एक बंदे को समझ आ जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा बंदा होगा उसको समझ आ जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो शो करने को तो भाई इनको भी कर सकते थे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, बट वही है जो चीज़ थ्योरेटिकली हमने प्रिडिक्ट करी वो वही प्रैक्टिकली नहीं हो पाई, तो प्रैक्टिकली जो हो पाया हमने उसको थ्योरी में इंक्लूड कर दिया कि ठीक है हमने पहले प्रैक्टिकल करा और फिर जो आया उसको हमने थ्योरी में तब्दील कर दिया। ऐसे ही तो होती है केमिस्ट्री, मैंने आपको लाइक पिछले काफ़ी सारे टाइम पहले मैंने समझाया था ये चीज़ को कि क्यों करते हैं, ऐसा ही क्यों करते हैं। ओके, तो अब आते हैं दोबारा से इन शेप्स के ऊपर। तो अभी ये हमारे पास, उनके पास तीन शेप्स थी, तीन शेप्स थी, और उनके पास मौका था कि हम क्या करें क्या करें क्या करें। इस वाली को उठाया तो आपको समझ आ गया होगा, उन्होंने उठाया ऑक्टाहेड्रल को क्योंकि वो इजी थी, एक्सेसिबल थी एंड स्टेबल थी एंड कॉमन थी। Whereas उन्होंने हेक्सागन क्यों नहीं उठाया, ओनली रिप्रेजेंट्स प्लेनर, ओनली रिप्रेजेंट्स प्लेनर, बट 6 लाइगेंड्स वाले कंपाउंड प्लेनर नहीं मिलते। अरे अरे अरे, इसी चीज़ को मैं बोलने की पिछली बार अभी ट्राई कर रहा था नीचे, बट वही है कि मैं लाइक तभी बोल देता तुम्हें समझ नहीं आता कि हेक्सागन जो है ये 6 देखो प्लेनर, तो ये रहता तो प्लेनर ही है, पर क्या दिक्कत है कि 6 लाइगेंड एक ही जगह से अप्रोच करेंगे तो वो चीज़ प्लेनर नहीं रहती। 6 लाइगेंड्स एक मेटल को अप्रोच करेंगे, 2 3 4 5 6 ये लोग अप्रोच करेंगे तो प्लेनर नहीं रहेगी सिमिट्री। प्लेनर यानी कि एक ही प्लेन पे, एक ही प्लेन पे एक्स वाई प्लेन पे, यहाँ पे ये एक्स है, इतना तो पता ही होगा यार, ये एक्स है और ये वाई है, तो वो सिमिट्री यहीं कहीं रहती है। लाइक आप फॉर एग्जांपल ऐसी कुछ सिमिट्री बन जाएगी, ये कैसी भी बन जाए हमें कुछ लेना देना नहीं, बट हाँ जो हेक्सागन था वो ऐसी सिमिट्री दिखाता था कि आप एक्स में मूव कर लो, वाई में मूव कर लो और आपकी ये सिमिट्री बन गई। पर हमें पता है ना कि जब 6 लाइगेंड्स अप्रोच करेंगे ना एक मेटल को तो वो सिमिट्री एक्स वाई प्लेन में नहीं रहती, वो जेड प्लेन में भी चली जाती है। तो इस कारण से हेक्सागन को तो हमने कर दिया डिस्क्वालीफाई। अब आता है प्रिज्म। प्रिज्म देखो, प्रिज्म बहुत अच्छी स्ट्रक्चर्स होती हैं इसकी, लाइक तुम यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर्स, ब्यूटी ऑफ प्रिज्म स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे तुम्हें। तो प्रिज्म स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं पहली बार, बट हाँ हमारे काम के नहीं है तो हम क्यों उठाएं उनको। तो यहाँ पे देखो मोर डिस्टॉर्टेड अरेंजमेंट्स, तो ये रहा आपका प्रिज्म, ऐसे बनता ये, हाँ ये लाइन ऊपर वाली इधर, ये इधर और ये इधर, ये रहा आपका प्रिज्म। तो प्रिज्म को देख के समझ आ रहा होगा कि ये देखो ना, तुम्हें कहीं ये कंपाउंड यहाँ रखना पड़ेगा, ये यहाँ और फिर ऑल द वे अप टू नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाके ये यहाँ ये यहाँ एंड सो ऑन, तुम्हें इतना रखना पड़ेगा। एंड उसके बाद तुम्हें इस चीज़ की स्टेबिलिटी वगैरह फाइंड करनी पड़ेगी। देखो इनका डिस्टेंस वगैरह अलग है और कुछ पता नहीं क्या क्या, कितने सारे ट्राइंगल स्क्वायर्स बन रहे हैं,
तो बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है और क्राउडेड चीज़ों में स्टेबिलिटी का इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, इस कारण से हम उनको डिनाई कर देते हैं। बेसिकली डिनाई कर दिया गया कि ओके इसको तो हम नहीं उठाने वाले। वेयर एज आप चेक करो ऑक्टाहेड्रल को, देखो पहली बारी ये कितना सही चीज़ है कि आपको दिख जाता है कि ओके ये लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसी है, लाइक पीछे को जा रही है, ये ऐसा है और ये ऐसा है और ये कुछ पीछे को जा रहा है ऐसा। तो ऐसी होती है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल को पहली बात बनाना बहुत आसान है, दूसरी बात ये लाइक एक्सेसिबल हो जाता है हर जगह। तुम हर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ठीक है ऑक्टाहेड्रल है, पक्की बात है 6 ही लिगेंड लग रहे होंगे, हालांकि इनको भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर हाँ वही है कि ऑब्जर्व्ड जो है हम उसको ही फेवर करेंगे ज़्यादा। जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल को फिजिक्स वगैरह में कर सकते हैं, बट हाँ यहाँ पे नहीं। ओके, एंड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, तो और कॉमन भी है। इस कारण से हमने इसको इस चीज़ को उठा लिया ऑक्टाहेड्रल को, कि हमने कहा कि ठीक है जब भी 6 लाइगेंड्स लग रहे हुए तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये ऑक्टाहेड्रल है। ओके जी, तो आगे चलते हैं। ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने इस चीज़ को पहले पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, एंड ये उसी चीज़ का एक्सटेंशन वर्जन तुम कह सकते हो, या उसका वीबीटी 2.0 कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। लाइक थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन इन द सेंस लॉज का एक्सटेंशन नहीं, बट हाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट तुम्हारे अलग तरह से बिल्ड होने वाले हैं इस चीज़ को देखने। एंड हाँ इस चीज़ को लाइक वैसे नहीं समझा सकते, बट हाँ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो थोड़ा थोड़ा समझ आता जाएगा। बेसिकली इसी चीज़ से हम समझेंगे, बाकी वही है, थ्योरी से ज़्यादा इस चीज़ का ना कुछ खास समझ नहीं आता। जो थ्योरी थी मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से करा दी है, तुम वहाँ से पढ़ो। अगर वीबीटी नहीं आता तो वीबीटी भाई कुछ भी नहीं है, लाइक लिटरली कुछ भी नहीं है, इसको देखोगे तो भी समझ जाओगे, ठीक है। तो ओके, तो वीबीटी हम इससे समझते हैं Fe साइनाइड 6। ओके, तो Fe के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है +3 का ऑक्सीडेशन नंबर। ओके हाँ +3 का ऑक्सीडेशन नंबर है इसका। तो ओवरऑल अगर हम देखें फेरियम का नंबर कितना होता है, 26 होता है। एंड हाँ जस्ट नोट डाउन करो इस चीज़ को कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन ना तुम ऐसे थोड़ी सी लिख लो, काम आएगी आगे जाके, अभी आने वाली काम, इस कारण से कह रहा हूँ कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। और फेरियम 26 को लिखो, तुम वीडियो पॉज करके लिख लो, और फेरियम +3 को भी लिख लो, ठीक है। आई होप सो तुमने लिख लिया होगा इस चीज़ को। तो आगे चलो, फेरियम 26 को जब हम लिखते हैं तो इस तरीके से कुछ बनता है, एटॉमिक नंबर 26 है इसका, तो इस तरीके का कुछ बन जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, और ये सेवंथ। अभी तुम एक चीज़ याद करो, यहाँ पे है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वाली चीज़। तुम एक चीज़ याद करो, मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले बताया था इस चीज़ के बारे में, वेट, हाँ काफ़ी टाइम पहले बताया गया था मेरे द्वारा कि जब फीलिंग होती है अलग होता है, जब हम निकालते हैं तो अलग तरीके से निकलते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है, अगर तुम्हें लाइक ऐसे इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 3d6 और 4s2, पहली बात ये इलेक्ट्रॉन ये इधर नहीं होता, ये इस साइड होता है, पर हमने उसको शो उस साइड कर रखा है। 4s2 होता है एंड 3d6 होता है, लाइक बेसिकली इसमें 10 होते हैं, बट हाँ फेरियम में 6 आते हैं। तो यहाँ पे आप बात देखो कि जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, पहली बात जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो एस से निकलते हैं, जब वो फिलिंग होती है तो वो डी में जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा रखा है, मैं दोबारा से उसको नहीं रिपीट करने वाला, एंड हाँ तुम समझ ही जाओगे, ठीक है। जब तुम्हें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो मैंने 3D को पहले लिखा है। देखो आइडियली ये देखो, ये रहा आपका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ वाली, ये देखो 4s2 लिख रखा है एंड 3d10 लिख रखा है, ये तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है लिखने के लिए, ठीक है। पर मेटल्स में क्या होता है कि 3d10 में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ये यहाँ आएगी जब तुम मेटल का लिख रहे हो, और ये यहाँ जाएगी, ठीक है। आई होप सो तुम्हें समझ रहा होगा ये चीज़ को, ठीक है। तो 4s मैंने यहाँ पे आखिर में क्यों लिखा है, क्योंकि बाद में इसलिए लिखा क्योंकि हमें इससे निकालने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, निकालने हैं। और वैसे भी अगर तुम वैसे चेक करोगे तो ठीक है, फीलिंग इसमें पहले होती है 3D में, और 4s में बाद में फीलिंग होती है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं 3D से थोड़ी ना निकालूंगा, मैं 4s से निकालूंगा।
तो मुझे 4s से इलेक्ट्रॉन निकालने, कितने निकालने, 3 निकालने हैं। तो इसकी फिर क्या क्या बन जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, क्या बन जाएगी इसकी, बन जाएगी 3d5 एंड 4s से निकाल लूँगा 2 और इससे निकालूंगा 1, तो 4s 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ रहा होगा ये सब चीज़। तो कोई बेसिक ही था, इतना भी कुछ खास नहीं है ये, लाइक प्योर ही बेसिक है मेरे लिए, तो तुम्हारे लिए भी होगा। ठीक है, तो जब हमने Fe+3 लिखा तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। कोई इसमें दिक्कत, कोई इसमें दिक्कत, ये देखो मैंने 4s 2 में से निकाल लिया, 0 हो गया, इसमें से 4s 0 हो गया, और 3d6 था, मैंने इसमें से 2 निकाले और इसमें से फिर मैंने एक और निकाल लिया क्योंकि मुझे ओवरऑल 3 निकालने थे, तो इसमें 3d5 हो गया। ओके, तो अब देखो तुम कॉन्फ़िगरेशन फेरियम की क्या होगी, 4s 0 3d5, 4s 0 3d5, 4s 0 3d5। ओके, इतना समझ गए होगे। नीचे चलो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, हाँ यहाँ पे ठीक है। तो अब आप चेक करो 4s0 3d5, पहले आप 3d5 को लिख दिया करो, लाइक किसको भी पहले लिखना हो किसको बाद लिखना हो तुम्हारी मर्जी है, बट हाँ जब तुम वीपीटी में लिख रहे हो अभी इस वाले खास इस वाले टॉपिक में, तो तुम्हें 3d को पहले लिखना है। जैसे हमने फिलिंग करी थी, फिलिंग 3d में पहली हुई थी, 3d में पहले फिलिंग हुई थी, 4s में बाद में फिलिंग हुई थी। वेयर एज मतलब हालांकि हम इस चीज़ में पहले करते हैं फिलिंग, पर हाँ मेटल्स में बाद में होती है, तो हम वही चीज़ को अपनाएंगे। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा वही है, अजीब सा है, बट हाँ समझना पड़ेगा बेसिकली, नहीं समझोगे तो फिर पढ़ने का ही क्या फ़ायदा, इसी चीज़ों में तो मज़े हैं। हाँ तो 3D आपका ये रहा, 3D में कितने थे, ऊपर चेक करते, हाँ ये रहा ना, 3D 5 था, तो मैंने क्या करा 3D बनाया 1 2 3 4 5। आई होप सो आपको 3D याद होगा, हमने बनाया था, इतनी जल्दी भूलना नहीं चाहिए तुम्हें। तो मैंने क्या डाले, 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ये रहे एंड ये रहे। ओके, और उसके बाद 4s 0 है, 4s खाली है, तो मैंने कहा ठीक है 4s खाली रख दो। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है 4p6 एंड 5s2। हाँ, और 5s2 भी वैसा नहीं, इसमें भी d वाले में पहले जाएंगे, तो 4d इधर आएगा एंड 5s इधर जाएगा। इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसी ही होती है, पर मेटल्स के केस में s वाले में पहले जाते हैं, d वाले में बाद में जाते हैं, वाइस वर्सा, सो सॉरी, डी वाले में पहले जाते हैं, एस वाले में बाद में जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी धीरे धीरे याद, जिसको नहीं है उसको तो हो ही जाएगी। बेसिकली लाइक इसका पर्पस ये है कि तुम्हें आगे जाके दिक्कत ना आए, और कोई बड़ी बात नहीं थी ये वैसे बताना। टीचर तो इसको लाइक चुटकी में बजा के भाग जाते हैं, बट हाँ हमने केमिकल बॉन्डिंग में इस चीज़ को पढ़ रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है, ऑर्बिटल्स के हिसाब से दे दे के पढ़ा है, तो ऐसा क्यों होता है वो भी पढ़ रखा है। तो वहाँ पे उस चीज़ को देखो पहले, अगर नहीं समझ आ रहा तो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ओके इस तरीके से कुछ हो गया, मैंने यहाँ पे खाली ऑर्बिटल्स बना दी, ये लोग खाली ऑर्बिटल पड़े हैं, ये तीन जगह इसके पड़ी है, और 5 जगह इसके पड़ी हैं, 5 जगह इसके पास खाली पड़ी है। तो अब क्या करने वाले हम, अब आप ऊपर देखो हमारे पास रिएक्शन क्या थी, FeCN6 था ना, हाँ FeCN6 था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे FeCN6 बना लेता हूँ, CN, और ये डब्बा बंद। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि CN इज गिविंग 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको समझ रहा होगा कि Fe तो बैठा है, Fe एक मेटल है, Fe एक मेटल है, एंड जो CN है साइनाइड है, ये 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपने 6 लोन पेयर्स, CN 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 एंड CN एंड CN एंड CN। ये क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 का, फिर से 2 का बॉन्ड, फिर से 2 का बॉन्ड, फिर से 2 का बॉन्ड, एंड फिर से 2 का बॉन्ड। ओके, तो इतना तो बॉन्डिंग इसने करी है इसके साथ। तो इसने मेटल को ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 12 इलेक्ट्रॉन दिए, 12 दिए, 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब बात आती है कि ठीक है इसने 12 दिए, तो पक्की बात है कि ये तो फिर ऑक्टाहेड्रल होगा, ऐसा होगा ना, ऐसा होगा, ये मेटल होगा, ये CN 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 ये पड़े, तो ऑक्टाहेड्रल होगा। तो अगर मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, मतलब किस वाले ऑर्बिटल में पहले जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब था कि किस वाले ऑर्बिटल में ये पहले जाने वाला इलेक्ट्रॉन। तो जब हमने चेक करा तो हाइब्रिडाइजेशन आप इसकी क्या क्या निकाल सकते हो, जैसे हम हमारी जब हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती तो क्या होता था, sp3 होती थी, क्या होता था, sp3d क्या होता था,
तो एसपी में क्या हम कहते थे कि ये ना कुछ इस तरीके का होता है एसपी वाला, कि एसपी की एक ऑर्बिटल है और पी की ऑर्बिटल है, और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इतने इतने में जाएगा। कैसे? दो एसपी में चले जाएंगे, दो एस में चले जाएंगे, दो पी में चले जाएंगे, मतलब पी की पी एक्स वाली में, और दो पी वाई वाली में चली जाएंगे। तो इस तरीके से ये बॉन्डिंग हो जाती थी, हम कहते थे ये sp3 है, एक एस का दो पी के, दैट्स इट। वैसे ही हम sp3 कैसे कहते हैं, एक एस का और तीन पी वाले सारे, तो मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, दैट्स इट, दिस इज sp3a हाइब्रिडाइजेशन। वेयर sp3d, sp3d यानी कि पहले s में भरो, फिर p3 में भरो, और उसके बाद d में भरो, d वाले एक ही में भरना, ज़्यादा आगे नहीं। तो अगर आप मान लो इसको 3d मान लो, तो ये कुछ इस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हो जाती थी। ठीक है, ये था बहुत ज़्यादा बेसिक वाली चीज़ जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन वाले में अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर वहाँ से पढ़ना तो अच्छे से वहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ तो वही है ना कि उस चीज़ को दोबारा से खींच नहीं सकते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो 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 चलो, तो बाय दिस वी कैन से दी कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो पक्की बात है कि ये ऑक्टाहेड्रल होने वाला है, ऑक्टाहेड्रल होने वाला है। और अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करूँ, पहली बात मैं हाइब्रिडाइजेशन चेक क्यों ही कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे पता करना है कि मैं जो CN इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैं क्या उनको यहाँ भरूँ, यहाँ भरूँ, लाइक वो 12 दे रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे भरूँ, क्या मैं उनको ऐसे भरूँ? तो वो कैसी हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, यही तो हो जाएगी। d के 2 भरे, p के 3 ले लिए, और s के पास एक ही होता है तो मैंने एक ही उठा लिया, यही तो हो जाएगी। तो आपको समझ आ गया कि मैं पता क्यों कर रहा हूँ। और या फिर ऐसा हो सकता है कि देखो CN 12 दे रहा है तो क्या पता मुझे यहाँ भरने हो, तो मैं यहाँ भर दूंगा कि 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो ऐसे भी भर सकता हूँ। तो अब मुझे दिक्कत आ रही है कि मैं कैसे भरूँ। तो देखो ना कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। अगर तुम यहाँ से शुरू करते हो तो यहाँ तक जाते हो, और जब तुमने यहाँ से फिलिंग शुरू करी तो तुम यहीं तक ही आए। तो हमें पता करना है, बेसिकली हमें पता करना है कि किसके साथ किसकी बॉन्डिंग कराई जाए जो स्टेबल भी हो, अच्छी भी हो, एंड वही है कि अनस्टेबिलिटी कम हो जाए बेसिकली। तो चेक करते हैं, फिर चेक करते हैं। हाँ, थोड़ा और नीचे करते हैं इसको। हाँ, तो दो तरह की आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, sp3d2 एंड d2sp3। ये कैसे होगी ये मेरे को ऊपर से ही समझाना पड़ेगा, हम गलती से नीचे आ गए हैं। तो ठीक है, sp3d2 अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये sp3d2 की तरफ जाएंगे तो कैसे हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया sp3 आपका, ये ले, ये हो गया sp3d2, कोई बड़ी बात नहीं थी। और अगर ये वाला है d2sp3, d2 ये रहा, और sp3 यहाँ तक रहा, तो ये होता है d2sp3। तो मैं इसको भर के देख लेता हूँ कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे रे रे रे, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब मैं कहाँ भरूँ, क्योंकि मुझे हाइब्रिडाइजेशन तो इतना ही अलाउ करेगा ना, जितना हाइब्रिडाइजेशन ने मुझे कहा है मैं तो उतना ही करूँगा। तो मेरे तो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए ना, उनको मैं कहाँ फेंकूँ, ये दिक्कत आ गई। तो इसको इसी चीज़ को अभी समझते हैं कि कैसे क्या चीज़ होने वाली है। तो चलो फिर, FeCN6 है हमारे पास। ओके, तो FeCN6, FeCN6, ओके, तो हमारे पास ये वाला कुछ कंपाउंड है FeCN6 का। ठीक है, अब बात आती है नोट है यहाँ पे एक, CN पेयर अप करा देगा, CN पेयर अप करा देगा। CN पेयर अप कैसे कराएगा पहली बात ये, और क्यों कराएगा ये भी। तो एक आपको ऑर्डर लाइक आगे की थ्योरी में जाएंगे तो वहां पे ज़्यादा अच्छे समझ आएगा ये चीज़, बट हाँ उस चीज़ को क्लब कर दिया गया है VBT में, ताकि तुम्हें VBT तुम अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, वैसे तो ये वैसे टॉपिक बन जाता है कई कई टीचर्स के लिए ही रटा देते हैं, तो हमें रटना नहीं है बेसिकली, तो हमें सब चीज़ समझनी है। तो कैसे होगा, CN जो है ना बहुत ज़्यादा, जिसके साथ भी जो भी सी डोनर है, आप इतना याद रखो कि जो भी सी डोनर है ना, सी डोनर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड इसे कहते हैं, SFL कहते हैं इसे, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड क्या होता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि ये कहीं भी घुस जाएगा। ये इतना ज़्यादा मतलब वो है बंदा कि क्या कह सकते हैं इसे, गैंगस्टर टाइप वैसा है। तो SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। ये क्या करता है, ये पेयर अप करा देगा। पहली बात, पेयर अप क्यों कराएगा, तो इसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा।
ऊपर बार बार, चलो चलो यहाँ पे चलो। तो जब मैं sp3d2 मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ठीक है sp3d2 मैं भरूंगा अपने 12 इलेक्ट्रॉन। मैं कैसे भरूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए। वेयर जब मैं d2sp3 में भरूंगा तो यहाँ यहाँ से भरने शुरू करूंगा। ये रही d2 हो गया, ये s हो गया, इतना इतना तक s हो गया, यहाँ तक d हो गया था, और p3sp3, हाँ ये हो गया, d2sp3 ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते थे। अब वो तो थियोरेटिकली है, लाइक एक्सपेरिमेंटली पता क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ होती है, वेट, हाँ एक्सपेरिमेंटली क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटली जो CN है ना, ये बहुत ज़्यादा SFL है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। इसके पास ना इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इसके मैग्नेटिक फील्ड इसकी इतनी ज़्यादा है ना, ये क्या करता है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने में ही पेयर करा देता है। समझे, अपने में ही, खुद में ही पेयर हो जाते हैं ये। कैसे, लाइक अगर ये यहाँ पे बैठा है तो इसी यही सेम यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा कूद के, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बचा हमारे पास क्या, यही बचा ना। अरे ये इरेज नहीं होने वाला, तो इसको ऐसे कुछ कर देते हैं, ऐसे कुछ कर देते हैं ताकि इसके ऊपर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन दिखा पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर जाके पेयर हो गए। जब भी तुम्हें CN लगा हुआ दिखे, तो जब भी CN या CO वगैरह दिखे, तो CO या CN क्या करते हैं, जिसके साथ C लगा होता है, कार्बन लगा होता है, ये लोग 3D को ही पेयर अप करा देते हैं। पहली बात आती, कब पेयर अप कराएगा और कब नहीं कराएगा वो भी देखते हैं आगे, बट हाँ इतना आपको समझ गया होगा। तो अब अगर हम भरेंगे अगर CN के अपने इलेक्ट्रॉन, अब क्या करेगा, CN कहेगा कि मुझे तो D2sp3 करना है। तो अब बात आती है कि D2sp3 तुझे क्यों करना है, तू sp3d2 कर, तेरे को कितनी सारी जगह तेरे को देखना पेयर अप कराना पड़ेगा। इनको पेयर अप कराने में भाई बहुत ज़्यादा जान निकल जाएगी तेरी। तो वो कहता है कि ओके मैं यहाँ पे भर लेता हूँ, आप कहते हो मैं भर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने भर दिया। पर आप, वो कहता है कि आप ये तो देखो ये कितनी हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, और मुझे तो शांत रहना, मुझे तो स्टेबलाइज्ड रहना है। तो स्टेबिलिटी कहाँ आती है, लो एनर्जी पे आती है। हमने अभी तक जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें उन्होंने यही कहा है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, वो भी लो फ्रीक्वेंसी की स्टेबिलिटी चाहिए, यानी कि मुझे एनर्जी लो कम से कम लगानी पड़े किसी ऑर्बिटल में। देखो 4D ऑर्बिटल है बहुत बड़ा, ठीक है, 4D ऑर्बिटल है बहुत बड़ा। आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कराने की कोशिश करते हैं अपन। और इसमें है अभी 4 इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक और एक यहाँ है। ये लोग हैं बहुत बहुत दूर। लाइक आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई बंदा दिल्ली में बैठा है और आप कोई एक बंदा है जो अमेरिका में बैठा है, इतनी दूर है ये लोग एक दूसरे से। लाइक ऑर्बिटल के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा बड़ी है ना ऑर्बिटल, इस कारण से। ऐसे आइडियली आप कहोगे इलेक्ट्रॉन तो पास पास ही है, हमें देखने से पास पास है ना, पर उनके पर्सपेक्टिव में ये बहुत दूर है एक दूसरे से। तो क्या होता है कि इनके ऊपर ना, इनको कोई भी उठा के ले जा सकता है कहीं भी, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। पहली बात ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, और ये बेचारे न्यूक्लियस से भी दूर है न्यूक्लियस से भी दूर है। अरे न्यूक्लियस बहुत अंदर बड़ा है, आप चेक करो ना, आप चेक करो, यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, 4D की बात कर रहे हैं। 4D कितनी दूर है, ये देखो कितने ज़्यादा ये पड़े हैं। तो न्यूक्लियस बहुत अंदर, इतना अंदर जाना पड़ेगा, तो यहाँ कहीं आपको न्यूक्लियस दिखेगा। तो समझ रहे हो, इतना ज़्यादा ये इसको एनर्जी लगानी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी इसको लगा के यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी इसको। तो आइडियली क्या कर मेटल, ये कॉम्प्लेक्सेस जब बनते हैं तो इनको लो एनर्जी में रहना होता है। आपको पता होगा लो एनर्जी में क्यों रहना होता है, किस कारण से रहना होता है, हमने सब केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से खोद के पढ़ा है, तो उसमें अच्छे से डिगिंग करिए हर चीज़ में कि ये क्यों होता है, तो आप वो चीज़ देखो अगर नहीं समझ आ रहा तो। ठीक है, तो ये क्या कहेगा कि मुझे D2sp3 ही चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए भाई तुझे, वो कहता है देखो ना, आप देखो तो सही, आप यहाँ पर तो देखो, आप अपनी चलाए जा रहे हो, आप यहाँ पे तो देखो, अगर मुझे D2sp3 मिल गया, मैंने अपने सारे इलेक्ट्रॉन D2sp3 में भर दिए, तो मेरी तो स्टेबिलिटी हो जाएगी ना, मेरे को तो ज़्यादा लाइक 4D में जाके पंगे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई बताओ कैसे हो जाएगा। तो वो कहता कि अगर मैं इनको पेयर अप करा दूँ, अगर ये इनको पेयर अप करा देगा तो ये जगह खाली हो जाएगी, खाली हो जा। हाँ हमने खाली कर दी किसी हिसाब से जगह ही। हाँ तो यहाँ पे 2 जगह खाली है, तो वो क्या करेगा, कहता मैं यहाँ भर दूंगा अपने इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12, लो जी, मेरे इलेक्ट्रॉन भर गए और मैं इनको भी पेयर अप करा दूंगा अपने आप में। तो मैंने कहा ठीक है, तुझे एनर्जी कम चाहिए तो ठीक है, कर लो फिर, कर लो कर लो कर लो। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने किसी इस तरीके से पेयरिंग कर ली अपनी। हाँ, और इनको करते हैं अलग कलर से शो। इसको खाली करना है, चलिए इसको खाली करते हैं। हाँ, तो ये लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। ये रही आपकी D2sp3, D2sp3। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हमने कितनी दूर से वो सब चीज़ों को निकाल के लाए हैं। तो अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से नहीं पढ़ रहा हुआ तो आपको नहीं समझ आएगा बेसिकली। तो ये चीज़ है। बट हाँ, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा केमिकल बॉन्डिंग तो वो जो इंट्यूशन सी है, वो जो एनर्जी है जो मैं तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तुम्हें फील आ गई होगी। तो ठीक है, तो एक कंपाउंड, इससे हमने वीबीटी के बारे में समझा। देखो FeCN6 से हमने ऐसा नहीं समझा कि ये सॉल्व कैसे हुआ, सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है, पर इससे वो चीज़ समझी कि वीबीटी काम कैसे करती है। अभी ऐसे ही करेगी काम। तो अब बात आती है कि ठीक है, वो कहता है कि एसएफएल है वीक फील्ड है, इसके तो एसएफएल है यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, और कुछ तो होते हैं वीक फील्ड लाइगेंड। तो उनमें क्या होता है, उनमें क्या होता है कि वीक फील्ड होते हैं तो वो पेयर अप नहीं करा पाते, तो फिर वो ना यहाँ जाके बैठ जाते हैं, यहाँ पे sp3d2 उनको लेना पड़ता है। ठीक है, तो ओ भाई ये क्या कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, सही है सही है। हाँ, तो अब बात आती है कि विच हाइब्रिड इज परफेक्ट। परफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और इम्परफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो ये देख रहे हैं, व्हेन वुड पेयरिंग अकर। अब बात आती है व्हेन वुड पेयरिंग होएगी ही कब। तो ये हम पढ़ेंगे CFT में, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, ये आगे आएगी मे बी नेक्स्ट लेक्चर में आ जाए या नेक्स्ट के आगे वाले में लेक्चर में आ जाए। पर यहाँ पे आती है ज्ञान की बात कि अगर देखो, उन्होंने तब जब ये चीजें वीबीटी वगैरह डिस्कवर हुई थी तो CFT हुई नहीं थी, बेसिकली CFT हुई नहीं थी। तो इसका मतलब कि उन्होंने इस चीज को नहीं एक्सप्लेन करा था, जो ये हमने एक्सप्लेन करा है ना कि यहाँ पे इन्होंने पेयर अप कर दिया। सीएन ने अपनी एनर्जी लगा के इन लोगों को पेयर अप करा दिया। इन्होंने करने की कोशिश नहीं करी पेयर अप, इनको करा दिया गया पेयर अप। तो इससे हम क्या क्या समझ पाते हैं कि CFT इनको नहीं पता थी तब, तो CFT नहीं पता थी, तो इस कारण से ये चीजें अनसॉल्व रह गई। तो अब हमें CFT पता है, तो इस कारण से मैंने तुम्हें कह दिया कि सी डोनर जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इस कारण से वो पेयर अप करा देता है। तो तब तो नहीं पता था, पर अभी तो हमें पता है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि वीबीटी में मैं तुम्हें CFT को क्लब करके दिखा दूंगा। टीचर्स ऐसा नहीं करते, बहुत कम टीचर्स करते हैं, बट हाँ जो जो करते हैं तुम्हें वो समझ आएगा। लाइक तुम फिर किसी भी कंपाउंड को CFT से देखो चाहे वीबीटी से देखो, तुम्हें आंसर सेम मिलने वाला है। ऐसे वैसे भी आंसर सेम मिलता है, बट हाँ अगर तुम्हें वीबीटी में वो चीज़ें दिख जाए जो CFT में हैं, मतलब प्रीक्वल जिसे कहते हैं, प्रीक्वल तुम्हें पहले ही पता चल जाए कि ओके मुझे ये पता है तो ये तो ऐसे हो जाएगा, तो वो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। बेसिकली आसानी के लिए हम क्या करने वाले हैं, CFT को, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को इसके अंदर क्लब करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, मतलब जितनी चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ पैरामैग्नेटिक है, वो मतलब उसके उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स इट। तो और SFL वीक फील्ड, हाँ ये सब देखते हैं, बाद में देखते हैं। तो अब बात आती है यहाँ पे, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड अप इन D4 D5 D6 D7, तो फिर स्पिन कम हो जाती है। पहली बात भाई, स्पिन तुम क्यों कम कर रहे हो, पहली बात मुझे बता दो कि स्पिन होता क्या है, ये मुझे बता दो क्या होता है, क्या होता है, क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग को स्पिन नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी नहीं पता था अपने टाइम में। तो D4 D5 D6 D7 ये क्या होता है, अभी भैया ना बच्चों वाली चीज़ें कर रहे हैं तो करना तो पड़ेगा ना। हाँ, D4 मतलब देखो 1 2 3 4 एंड 5। अभी इस पूरे चैप्टर में ना डी ऑर्बिटल के बारे में बात होने, ऑर्बिटल नहीं, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होती है उसके बारे में बात होने वाली है। तो यहाँ से होता है रियल कॉम्प्लेक्स, लाइक रियल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शुरू। पहले जो कर रहे थे वो तो था कि प्रीक्विजिट्स, कि हमें हाँ ये चीज़ पता होनी चाहिए। यहाँ से होती है लाइक वो जो रियलिटी शुरू, रियलिटी हिट हो रही है तुम्हें कि ओके ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो
यहाँ से अच्छी चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली ये पार्ट मेरा फेवरेट है। तो इस ये वाली एक्साइटमेंट थी जो मैं फर्स्ट लेक्चर में होल्ड करके बैठा था कि कब आएगी। बट वही है, क्या कर सकते हैं उस चीज़ में। तो D4 कैसे होगा? D4 ये होगा 1 2 3 4। अगर मैं कहूँ D5 तो तुम D5 5 इलेक्ट्रॉन इसमें। अगर मैं कहूँ D6 तो ये रहा D6 आपका। अगर मैं कहूँ D7 तो ये रहा आपका D7, ये रहा D8, ये रहा D9, ये रहा D10। दैट्स इट। तो इतना तो समझ गए हो गया, क्योंकि कई बार होता है कि हम डी वाले को वो समझ लेते हैं, अच्छा D4 लिख रखा है तो पक्का ये 4D होने वाला है। पक्का ये कह रहे होंगे कि ये 4D की बात कर रहे होंगे कि 4D में अगर हो तो ऐसा कर देना, या फिर 5D की बात कर रहे होंगे, या फिर 6D की बात कर रहे होंगे। अरे मतलब हो जाती है, बहुत बार दिक्कत हो जाती है लोग को। तो मैं लाइक जस्ट टीचर्स मान लेते हैं कि हाँ बच्चे को इतना तो पता होगा, बट हाँ हम नहीं मानते, हमें पता है ना कि बच्चे को क्या पता है। तो स्पिन के बारे में बात करते हैं। D4 D5 D6 में जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं तो उनकी स्पिन कम हो जाती है। तो इसको कैसे समझाया जाए? पहले हम बात करते हैं स्पिन क्या होती है। स्पिन, सो अगर मेरे को कह दिया कि D4 में इतने D4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे, 1 2 3 4 5। तो मैं डालूंगा 1 2 3 4। ओके, तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब वो पेयर अप हो जाए तो स्पिन कम हो जाती है। तो अगर स्पिन कम हो रही है इनके पेयर अप होने पे, तो पक्की बात है कि इनकी स्पिन अभी ज़्यादा है तो तभी तो कम होगी। कभी स्पिन ज़्यादा थी तो ज़्यादा कब थी, यही मतलब है। तो ज़्यादा स्पिन का मतलब है कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे उतनी ज़्यादा स्पिन आने वाली है। तो यानी कि ये अभी है हाई स्पिन में, हाई स्पिन। वेयर एज अगर मैं इनको पेयर अप करा दूं, ठीक है, जैसे ये डब्बा बनाने की ना अभी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, अभी तुम बड़े हो चुके हो, अभी यही बनेगा 1 2 3 4 5। ओके, तो ये कैसा बनेगा? 1 2 2 3 4। हाँ ये बन गया। तो अब ये हो चुके हैं पेयर अप। तो अब ये पेयर अप हो चुके हैं, तो अब ये लो स्पिन के हो गए, लो स्पिन के हो गए। जैसे हमने अभी D4 की बात करी, हम D5 की बात कर रहे हैं। D5 कैसे होता? D5 अगर उसको हम पेयर अप कराते हैं, D5 को पेयर अप कराते तो वो कुछ ऐसा दिखता। वेट, हाँ D5 को पेयर अप कराते तो ऐसा कुछ दिखता। अगर D6 को पेयर अप कराते तो कुछ ऐसा दिखता। अगर D7 को पेयर अप कराते कुछ ऐसा दिखता। तो ये देखो ना कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही बचा है, अनपेयर्ड एक ही बचा है। वेयर अगर आप D7 को लाइक वैसे देखते हो, D7 मैं आपको बना के दिखा दूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको रेस करो, हाँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो अब इसमें 3 अनपेयर्ड है, तो यानी कि कंपैरेटिवली इसकी लो स्पिन है, कंपैरेटिवली इसकी हाई स्पिन है। यही मतलब है इसका, और कुछ खास मतलब नहीं था। बट हाँ, तुम्हें जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर में वैसे वैसे ज़्यादा अच्छे से समझ आता जाएगा। ये चीज़ को जितना अच्छे से तुम फील कर पाओ उतना अच्छा है, जितना अच्छे से। और मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से इस चीज़ को समझो। जैसे ये लेक्चर मैंने बहुत अच्छा बना रखा है, तो पिछला लेक्चर तो वही था कि काफ़ी सारी रटने वाली चीज़ें थी, और जब रटने वाली चीज़ें आती तो मैं उसको भगाता हूँ, लाइक जस्ट भगाना पड़ता है, क्योंकि वही टाइम वेस्ट करने का कुछ खास फायदा नहीं है। चलो, तो ये तो आपको समझ आ गया कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे बन सकते हैं। तो स्पिन कम हो जाती है, वो स्पिन कम कैसे होती है, और आपको स्पिन भी समझ आ गई होगी, इतने से सारी चीज़ समझ आ गई होगी। तो इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हें लिख लिख के थ्योरी पढ़ानी है, बट क्वेश्चन से ज़्यादा तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है कई बार। हाँ, तो आगे ये देखो, ये एक रफ ऑर्डर बना दिया गया है, रफ ऑर्डर है ये, एक रफ ऑर्डर है जो कि तुम्हें बताएगा कि कैसे कैसे होती हैं चीज़ें। तो ये क्या हो गया? हाँ, ये रहा आपका कुछ रफ ऑर्डर है ये। हाँ जी, तो सी डोनर क्या है? ये क्या है? सी डोनर एसएफएल है। एसएफएल यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, यानी कि ये पेयर अप बहुत जल्दी करा देगा, पेयर अप बहुत जल्दी करा देगा। वेरएस अगर आप एंड डोनर को देखो, मोस्टली ये एसएफएल में ही रहता है, पर रेयरली कई बार होता है कि ये वीक फील्ड भी बन जाता है। अगर ये रेयरली वीक फील्ड बन जाता है तो ये पेयर अप नहीं करा पाएगा। बेसिकली इसका ये मतलब है, मतलब पेयर अप नहीं करा पाएगा तो ये कहीं और आगे जाके बैठेगा, आगे जाके बैठेगा। कि अगर ये एस की जगह पर ये खाली, ये एक पी की जगह खाली पड़ी है तो ये यहाँ पे बैठेगा जाके, और ये यहाँ पे डी की जगह पड़ी है खाली तो यहाँ पे बैठेगा। इनको इनको ये छेड़ ही नहीं सकता अगर ये वीक फील्ड हुआ। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ तो ये इनको भगा के इधर कर देगा। चलो चलो चलो, जगह बनाओ मेरे लिए। आई होप सो ये अच्छा लगा होगा तुम्हें ये कॉन्सेप्ट। ओके, सो नेक्स्ट चेक करते हैं।
Fe F6। तो F6 को देखते ही ना, लाइक एफ हो गया, क्लोरीन हो गया, इनको देखते देखते मेरे माइंड में क्या आता है, ओके ये तो वीक फील्ड होगा, वीक फील्ड होगा, वीक फील्ड होगा। तो वीक फील्ड कैसे होगा, आप लाइक मैंने तो पढ़ रखा है तो इस कारण से मेरे मन में आ जाता है, तुम्हें कैसे समझ आना चाहिए ये देखो। सबसे पहले सी डोनर, उसके बाद नाइट्रोजन वाले, उसके बाद ऑक्सीजन डोनर वाले, उसके बाद हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं, सी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी बात कर रहे हैं। ब्रोमीन आयोडीन तो आएगा नहीं, यही दोनों आते हैं। तो इस वाले चैप्टर में यही दोनों आते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस वाले लाइक तुम इसको एंडिंग तक पढ़ोगे, एंड जब हम एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो मैं दिखाऊंगा मैं एडवांस के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तुम कहोगे ये क्या घटिया क्वेश्चन है, इसको तो मैं सोते सोते सॉल्व कर लूँ, इतने लाइक वैसी चीज़ बन जाएगी, तुम्हारा माइंड वैसा बन जाएगा, क्योंकि इसको लाइक एक अपर लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस कारण से तुम्हें वो नीचे वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे। तो ठीक है, इसी कारण से कहते हैं टीचर से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मैं इसी कारण से कहता हूँ कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो टीचर से पढ़ो केमिस्ट्री, अच्छे टीचर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फेरियम को अगर तुम चेक करो तो ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा, अगर चेक करके देख सकते हो। तो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा, ओके ओके ओके। तो ओके, जब आप इसकी लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन तो ये कुछ ऐसे आएगी, 4s0 3d5। 4s0 क्यों आया, 4s0 क्यों आया, आपको पता होगा क्यों आया। तो अब देखो 3d5 और यहाँ पे दिखा 4s ये रहा। तो हाँ, तो यहाँ पे देखो 3d5 लिखा है ना, तो मैंने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। ओके, तो अब आ रहा है F6। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, आप फटाफट ऊपर देख के मुझे बता सकते हो क्या। ऑलवेज वीक फील्ड लाइगेंड, ऑलवेज वीक फील्ड लाइगेंड, ये हमेशा ही वीक फील्ड है। हेलोजन कौन है, क्लोरीन फ्लोरीन, और ये तो फ्लोरीन है ना, और ये तो वीक फील्ड है। तो ये क्या करेगा, ये इसको भगा देंगे ये क्या करेंगे, भाग जा तो यहाँ से। ये देखो ये कितने दे रहा है, 6 और 12 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना, तो ये कहेंगे चल निकल तू यहाँ से, तू यहाँ जाके बैठ, तू यहाँ जाके बैठ, हम तुझे यहाँ जगह ही नहीं मिलेगी। ये ऐसे समझ लो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बैठा है, और अब इसको जाने नहीं देंगे अंदर। ये कहेंगे चल बाहर, चल चल चल, यहाँ पे बैठ जाएगा ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये कौन सी हो गई, हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। लीजिए, तो अब फ्लोरीन को ज़्यादा एनर्जी दे के यहाँ पे कहीं बैठना पड़ गया, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, क्योंकि ये वीक फील्ड लाइगन था। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता, ये कहता चलो हटो हटो हटो, चलो तू यहाँ चल 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 चल, तू यहाँ चल, फिर ये D2sp3 में बैठता जाके। ठीक है, तो आपको ये तो समझ आ गया होगा, लाइक ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से ज़्यादा अच्छे समझ आ गया होगा, इसका तो कुछ खास ज़रूरत नहीं थी, बट हाँ तुम्हें वो चीज़ को फील दिलाने के लिए कि हाँ ऊपर वाला कॉन्सेप्ट अलग था, तो ये नीचे वाला थोड़ा सा अलग था, तो आपको समझ आ गया होगा। तो हाई स्पिन है इसकी, हाई स्पिन कैसे, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये तो एक अलग ही है ना, ये तो एक बाहर बैठा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर बैठा है, ये रहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ये बैठा है अकेला ही। तो आप यहाँ पे देखो इस चीज़ को कि इनका हम हाई स्पिन अगर लिख रहे हैं ना, तो हाई स्पिन इसका हाई लिख रहे हैं, इसका हाई स्पिन देख लो, हाई स्पिन होगा इसका, क्योंकि सभी के सभी अनपेयर्ड है, सभी के सभी ही अनपेयर्ड है, तो ये हाई स्पिन ही होगा। लाइक स्पिन को अपन कैसे देखते थे, अगर आपको याद होगा कि अगर मेरे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, एक खाली है और एक भरा हुआ है, तो मैं कैसे देखता था कि स्पिन, इसका स्पिन ना 1/2 होने वाला है, और इसका स्पिन जो है ना, इसका एक स्पिन होने वाला है जो कि 1/2 ही होने वाला है, और एक और इसका इस वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन होने वाला है। लाइक आप कैसे भी समझो इस चीज़ को, इस वाले, भाई क्या हो गया तुझे, कभी से कुछ हो जाता है। हाँ, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होगा वो माइनस होगा, -1/2, दैट्स इट। तो आप ऐसे समझ सकते हो इसका स्पिन ना इसको कम कर देगा, जैसे ये गोल इस साइड को गोल गोल घूम रहा है, ये इस साइड को गोल गोल घूम रहा है, तो ये आपस में टकराते रहेंगे, इस कारण से इनका स्पिन कम हो जाएगा। आप कैसे भी समझो इस चीज़ को, लाइक ये तो टपोरियों वाला तरीका है, बट हाँ जैसे भी समझ सकते हो वही समझ सकते हो। तो बाकी कॉन्सेप्ट से अच्छा समझ आता है तो कॉन्सेप्ट से समझो, ऐसा क्यों ही ऐसा चीज़ यूज़ करनी। नेक्स्ट है हाईली पैरामैग्नेटिक। पैरा अगर तुम्हें कहीं दिख रहा है, मैग्नेटिक लिखना है कुछ फायदा नहीं है, तो हम लिख देते हैं कि हाईली पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ये लास्ट बार लिख रहा हूँ, इसके बाद कभी नहीं लिखना मैं इसको,
मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो अब बात आती है पैरामैग्नेटिक क्या है, सर आप हमें बताओ पैरामैग्नेटिक क्या है। तो मैंने कहा चल ठीक है मैं इसको बताता हूँ, बट उससे पहले ना मैं ये चीज़ ड्रॉ कर दूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है अभी हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके। तो हाईली पैरामैग्नेटिक जो चीज़ है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। सो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा ये पैरामैग्नेटिक होगी ये चीज़। तो यहाँ पे आप देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और मैक्सिमम 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते थे। तो अब देखो कि इसकी पैरामैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा होगी और हाई स्पिन तो होगी ही होगी, क्योंकि हाई स्पिन तो कोरिलेट करती है कि आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली काफ़ी ये एक दूसरे के भाई भाई हैं, ज़्यादा कुछ ऐसे फ़र्क नहीं है। बट हाँ इसके इससे हम इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि बोहर मैग्नेटोर, बोहर मैग्नेटोर आप ऐसे समझो इस चीज़ को कि √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटोर। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, इस पे तो आपको एडवांस का क्वेश्चन भी है इस पे। तो अच्छा क्वेश्चन है, वो भी ठीक ठाक है, ऐसे कुछ खास नहीं है, बेकार सही है। तो आसान ही है, वो भी इतना कुछ खास नहीं था। बट हाँ उसने बोहर मैग्नेटोर पूछ लिया था। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता था, हमने किसी टाइम पे म्यू पढ़ा था, उसी वही चीज़ है, वही चीज़ है ये, और कुछ नहीं है। तो अगर मेरे को एक पैरामैग्नेटिज्म निकालनी, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे कंपाउंड में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सबको पकड़ लूंगा। कितने, 5 है ना। तो एन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, √5 और यहाँ पे 5 6 7 और 35 √35। तो ये कुछ आ जाएगा नियरली 5 पॉइंट समथिंग के कुछ इक्वल। हाँ इतना ही आ जाएगा, क्योंकि अगर 36 यहाँ पे होता है तो 6 आना था, प्रॉपर 6 आना था। तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, 5.4 मे बी इतना आ जाएगा, आई डोंट नो। बट हाँ आपको समझ आ गया होगा कि जो कहने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे कि कितना होगा इसका। तो बेसिकली इस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको ज़रा ध्यान रखो इस फॉर्मूले को, n × n+2 अंडर रूट। अरे बहुत आसान है, अरे ये तो सोचो तो पूछ लो तुम। ठीक है। तो हाँ, तो ये वाला यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट अभी आगे आगे क्या है, आगे भी चेक कर लेते हैं क्या है। ओके ओके। अच्छा ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। चलो चलो।